हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल लेट्स क्रैक एग्जाम प्रेप। सो आज का हमारा टॉपिक है पार्टनरशिप, फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में आपका जो सेकंड फॉर्म है विच इज पार्टनरशिप। आज हम उसके बारे में स्टडी करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने जो पढ़ा था वो थी सोल प्रोप्राइटरशिप। हम डिफरेंट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अभी स्टडी कर रहे हैं। फर्स्ट हमारी ऑलरेडी कवर हो चुकी है, आप चाहें तो इस वीडियो को चेक कर सकते हैं, विच इज सोल प्रोप्राइटरशिप। अनदर थिंग इज दैट दिस इज योर पार्टनरशिप। दूसरी जो फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो आपकी पार्टनरशिप है। पहली हमारी कवर हो गई है सोल प्रोप्राइटरशिप, दूसरी है हमारी पार्टनरशिप। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि एक्चुअली ये जो फॉर्म है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की वो होती क्या है, पार्टनरशिप में क्या है, हम उसमें कैसे अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो देखिए, अभी तक हमने ये देखा था कि जब हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो हम डिफरेंट तरीके से बिजनेस कर सकते हैं। लाइक हम एज अ सोल प्रोप्राइटरशिप स्टार्ट कर सकते हैं, एज अ पार्टनरशिप लेके चल सकते हैं, या फिर हम एक आपका हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, या फिर जो आपकी मेजर है फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वो है आपकी कंपनी। हम लाइन से इन सभी फॉर्म्स के बारे में अच्छे से डीपली स्टडी करेंगे। तो आज का हमारा सेकंड जो है वो है आपका पार्टनरशिप। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। सो पार्टनरशिप, सो देखिए मेनली जो आपका पार्टनरशिप है वो आपका जो मेन एंड द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट कि पार्टनरशिप एक्ट है आपका 1932। 1932 में पार्टनरशिप एक्ट बना था, जिसके बेसिस पे हमने पार्टनरशिप को कैसे किया जाता है, कितने मेंबर्स होने चाहिए उसमें, और पार्टनरशिप होती क्या है, पार्टनरशिप फर्म, उन सब के बारे में इस एक्ट के अंदर सब कुछ सारी चीज़ें डिटेल से मेंशन है। अब देखिए इन ब्रीफ अगर आपको बताया जाए कि पार्टनरशिप क्या होती है, पार्टनरशिप नाम से ही आपको क्लियर हो रहा होगा। पार्टनरशिप, पार्टनर मतलब कोई भी आपका पार्टनर जिसके साथ आप मिलकर बिजनेस करना चाहते हो। पार्टनर दो हो सकते हैं, दो से ज़्यादा हो सकते हैं, 3 4 5 कितने भी पार्टनर हो सकते हैं। आपने कोई भी आपके माइंड में बिजनेस आइडिया आया और आपने सोचा कि चलिए इसे स्टार्ट करते हैं, बट बिकॉज ऑफ सम रीजंस लाइक लैक ऑफ मनी या फिर लैक ऑफ आइडियाज़ या फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जिसकी वजह से आपको लगा कि नहीं, हमें ये बिजनेस अकेले नहीं करना चाहिए, साथ में किसी पार्टनर को ले लेना चाहिए। ठीक है, जब भी हम कोई काम मिलकर करते हैं तो ऑब्वियसली बात है कि वो ज़्यादा ग्रो करता है। आपने बचपन से आप सुनते आए होंगे, एक और एक दो नहीं 11 होता है। तो ये जो आपका फॉर्मूला है ये पार्टनरशिप पे पूरे तरीके से इम्प्लीमेंट होता है कि जब दो या दो से ज़्यादा बंदे मिलके कोई भी काम को, कोई भी चीज़ को, कोई भी स्टार्टअप करते हैं तो उसमें ज़्यादा उनके आइडियाज जनरेट होते हैं, फंड्स ज़्यादा अवेलेबल होते हैं, ज़्यादा क्रिएटिविटी होती है, इनोवेशन ज़्यादा होती है, क्योंकि वहाँ पे अकेला बंदा नहीं होता, बहुत सारे बंदे उसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो सबके आइडिया मिलके एक फर्म को ग्रो करने के लिए बहुत हेल्प करते हैं। तो देखिए पार्टनरशिप में होता क्या है, जो पार्टनरशिप एक्ट था उसमें मिनिमम आपके 2 मेंबर्स एंड मैक्सिमम 50 पार्टनर्स होने चाहिए अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932। Okay, so it defines the relationship between person who have agreed to share the profit of business carried by all or any one of them. पार्टनरशिप में क्या होता है कि दो या दो से ज़्यादा बंदे मिलके किसी भी बिजनेस को करने के लिए एग्री होते हैं, जिसमें वो अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो डिसाइड करते हैं, प्लस रिस्क बियरिंग कैपेसिटी भी उनकी होती है। अब देखिए दो बंदे मिलके कोई भी बिजनेस कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है कि वो इसीलिए ही कर रहे हैं, हर बंदा प्रॉफिट के लिए ही बिजनेस करता है और वो इसीलिए ही कर रहे हैं ताकि उनको प्रॉफिट हो। और जो प्रॉफिट उनको होगा वो किस रेशो में डिवाइड होगा, लॉस होगा तो वो किस रेशो में डिवाइड होगा, वो सारी चीजें आपके पार्टनरशिप जो एग्रीमेंट होता है उसमें पहले से ही मेंशन की जाती हैं। ठीक है, अब देखिए पार्टनरशिप का सिंपल सा मीनिंग है कि जब दो या दो से ज्यादा बंदे मिलके किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट अर्न करने के लिए तो वो आपकी पार्टनरशिप कहलाती है। ठीक है, अब जो उसको लीगल करने के लिए जो एक्ट बना गया है वो है आपका 1932। दीज आर द मेन पॉइंट। ओके, अब इसके हम फीचर्स के बारे में पढ़ते हैं कि पार्टनरशिप फॉर्म कैसी होती है, क्या क्या इसके रूल्स एंड रेगुलेशन है इसको करने के। तो देखिए फर्स्ट वन है आपका फॉर्मेशन, यानी कि इसको बनाना। अब जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि जो आपका सोल प्रोप्राइटरशिप है वो बहुत ही ईजी है, उसके लिए आपको कोई हार्डकोर रूल्स नहीं है, कोई आपको लीगल फॉर्मेलिटीज ज़्यादा फुलफिल करने की नीड नहीं है। तो सेम थिंग आपका पार्टनरशिप भी है, इसकी फॉर्मेशन भी ईजी है। एक्ट है आपका 1932, ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ। ये जो आपकी फॉर्मेशन है वो आपकी ओरल भी हो सकती है और रिटर्न भी। देखिए प्रेफरेंस दी जाती है हमेशा रिटर्न वर्क को, कि सब कुछ रिटर्न में हो, कि इन फ्यूचर कभी कोई कॉन्फ्लिक्ट हो तो हमारे पास रिटर्न में एज अ प्रूफ है कि हमने ये चीज़ें डिसाइड की थी। कुछ लोग ओरल भी पार्टनरशिप करते हैं कि चलिए हम लोग मिलकर काम कर रहे हैं, कोई हार्डकोर रूल्स नहीं है, हम 50-50 या वट एवर जो भी उनका डिसाइड होता है अकॉर्डिंग टू जो जितना वो इन्वेस्ट करते हैं उस हिसाब से वो प्रॉफिट आपस में शेयर करेंगे, तो वो ओरल भी हो सकता है, कुछ लोग करते भी हैं। बट
रिटर्न हो तो उसको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। बेटर है कि इन फ्यूचर में किसके किसके साथ क्या कॉन्फ्लिक्ट्स रहने नहीं रहने, वो सारी चीज़ें अगर रिटर्न में होंगी तो इट्स बेटर कि वो सेफ रहेगा। ठीक है, तो फॉर्मेशन इज़ वेरी मच ईजी। फॉर्मेशन के बाद नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है, जो इसके फीचर्स है, वो है आपका लायबिलिटी। लायबिलिटी इज अनलिमिटेड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको अपने माइंड में रखना ही है कि जो पार्टनरशिप फर्म होती है उसमें जो पार्टनर्स की लायबिलिटी होती है, यानी कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उनका जो उत्तरदायित्व होते हैं वो अनलिमिटेड होते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, अभी तक हमने सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ा था, उसमें अकेला बंदा होता है, उसी का सारा प्रॉफिट होता है, वही सारा इन्वेस्टमेंट करता है, तो सारा का सारा रिस्क बेयरिंग जो फैक्टर होता है उसी को अकेले बियर करना पड़ता है। सेम थिंग आपका जो पार्टनरशिप है उसमें भी आपकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। पार्टनर आपके 2 हैं, 4 हैं, 6 हैं, जितने भी आपके पार्टनर्स हैं, अगर इन फ्यूचर कंपनी को, आपकी पार्टनरशिप फर्म को कोई भी लॉस होता है तो उस लॉस को सभी पार्टनर्स इक्वल ही अपने ऊपर सहन करेंगे। उसमें क्या होगा कि मान लीजिए आपकी फर्म का लॉस हुआ 1000 रुपए का, जस्ट एक छोटा सा एग्जांपल हम लेते हैं, 1000 रुपए का लॉस हुआ, तो उसमें आपने क्या किया कि जो कंपनी, जो भी हमारे पास एसेट्स थी, उस सबको सबको सेल आउट कर दिया। वो हमारी सेल हुई 900 रुपीज में, अब बचे 100 रुपीज। ठीक है, दो पार्टनर्स हैं, अब उस 100 रुपए के रिस्क को दोनों पार्टनर 50-50% इक्वली, या जो भी उनका रेशो डिसाइडेड हुआ है उसमें डिवाइड करेंगे। सपोज 50-50 हुआ है, 100 रुपए का लॉस, अब एक्स्ट्रा है भाई 900 रुपए, हमने फर्म के पास जितने भी एसेट्स थी, जो भी चीजें थी, जो भी पैसा था, सब कुछ लगा दिया, 900 रुपए का हमने लायबिलिटी जो थी हमारी वो फुलफिल कर दी। स्टिल अभी 100 रुपए हमारे देने बाकी है, तो उसको हम कैसे फुलफिल करेंगे? हम उसको अपनी पर्सनल एसेट्स बेचकर ही फुलफिल करेंगे। इज दैट मीन्स हमारी लायबिलिटी अनलिमिटेड है। ऐसा नहीं है कि भाई हमारे पास जितना था हमने दे दिया और नहीं है हमारे पास, हम और नहीं दे सकते, नहीं। आपको अपनी पर्सनल एसेट्स भी सेल करनी होंगी अगर जरूरत पड़ी तो। दैट मीन्स कि आपकी जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड। दैट मीन्स यू हैव टू पे एनी हाउ, कैसे भी करके आपको उसको पे करना ही है। आप देखिए, जो कंपनीज होती है ना, उनमें ही रहता है कि कंपनी को एक सेपरेट एंटिटी के रूप में मेजर किया जाता है कि कंपनी सेपरेट है, जो भी लॉस होगा वो कंपनी अपने आप बेयर करेगी, उसकी जो एसेट्स होगी, जो भी होगा वो कंपनी का सेल आउट करेंगे, उसके लिए जो आपको अपनी पर्सनल चीजों को सेल करने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, बट सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप, इन दोनों में ही जो लायबिलिटीज होती है पार्टनर्स की वो अनलिमिटेड होती है। ओके, दैट मीन्स कि यू हैव टू पे एनी हाउ, आपको कैसे भी करके सेल करना, ठीक, अपनी लायबिलिटी को फुलफिल करना अगर आपको इन फ्यूचर कोई लॉस होता है तो। नेक्स्ट इज योर रिस्क। रिस्क इज शेयर बाय ऑल। ऑब्वियस सी बात है कि अगर प्रॉफिट इक्वली हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो फिर रिस्क के लिए भी हम रिस्पॉन्सिबल होंगे। अगर कंपनी को कोई नुकसान होगा, फर्म को कोई भी लॉस होता है, तो उसको भी इक्वली ही बियर करेंगे सभी पार्टनर्स मिलके। नेक्स्ट इज योर डिसीजन मेकिंग। अब देखिए, मान लीजिए किसी फर्म में 10 पार्टनर्स हैं, ठीक है, तो जो डिसीजन मेकिंग होती है बाय मेजॉरिटी ली जाती है। अब देखिए, हो सकता सभी लोगों की एक ही टॉपिक पे एक ही राय हो, वो जरूरी नहीं है। हो सकता है कि दो पार्टनर्स कुछ और कह रहे हैं, चार कुछ और कह रहे हैं, तो जो डिसीजन मेकिंग होगी वो मेजॉरिटी बेसिस पे ली जाएगी, यानी कि चार लोग जो बात कर रहे हैं उसको माना जाएगा इंस्टेड ऑफ दो बंदों के कहने पे। ठीक है, दैट मीन्स की मेजोरिटी को देखा जाएगा। जितने ज्यादा पार्टनर एक पर्टिकुलर चीज के लिए एग्री होंगे उस चीज को ही प्रायोरिटी दी जाएगी। इस तरीके से डिसीजन लिया जाएगा। जबकि सोल प्रोप्राइटरशिप में हम क्या कर रहे थे, डिसीजन मेकर भी अकेला वही बंदा होता था जिसने स्टार्टअप किया है, वही सारा प्रॉफिट रखता था, वही सारा लॉस बियर करता था, और डिसीजन मेकिंग भी उसकी खुद की होती थी। ठीक है, अब यहाँ पे डिसीजन मेकिंग का एक हमें जो फायदा होता है वो ये है कि बहुत सारे बंदे होते हैं, सब लोग अपने आइडियाज देते हैं, तो कुछ क्रिएटिविटी निकल कर आती है, कुछ नया निकल कर आता है। तो ये पार्टनरशिप में बेनिफिट है कि सोल प्रोप्राइटरशिप में देखिए, एक बंदे के दिमाग में कितने आइडियाज आएंगे, कितने मैक्स टू मैक्स कितने आइडियाज आ जाएंगे। वहीं पर अगर हम एक ही जगह 10 बंदे वर्क कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि सबका दिमाग अलग अलग तरीके से चलता है और आइडियाज भी नए नए आते हैं। तो जो डिसीजन मेकिंग होगी कि हमने क्या करना है, वो मेजॉरिटी बेसिस पे ली जाएगी। नेक्स्ट इज योर कंटिन्यूटी। देखिए, अब जो पार्टनरशिप है ना आपका, वो भी सोल प्रोप्राइटरशिप की तरह ही उसका जो कंटिन्यूटी फैक्टर होता है वो लेस होता है। क्यों? क्योंकि अब देखिए, पार्टनरशिप में होता है कि मान लीजिए कि चार पार्टनर है, वो वर्क कर रहे हैं, चार में से एक पार्टनर किसी भी रीजन से वो एक्सपायर कर गया, दिवालिया हो गया, पागल हो गया, कुछ भी रीजन हो सकते हैं, तो अगर एक बंदा
मान लीजिए एक्सपायर हो गया तो रिमेनिंग जो 3 बंदे होंगे वो पूरी पार्टनरशिप जो उनके एग्रीमेंट्स हैं वो सारे फिर से, उनकी चॉइस है या तो वो उसको फिर से सारे एग्रीमेंट बनाए या फिर जो पहले का एग्रीमेंट होगा 4 लोगों का वो बिल्कुल खत्म हो जाना। दैट मीन्स कि कंटिन्यूटी के चांसेस कम है। इंस्टीड ऑफ जैसे कंपनीज होती है, कंपनी को हम एक गोइंग कंसर्न कंसेप्ट के रूप में लेते हैं कि वो तो हमेशा चलती रहनी है, वो बंद नहीं होती, हम ये लेके चलते, ऐसा नहीं है कि होती नहीं है बट स्टिल हम ये लेकर चलते हैं। बट पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटरशिप में ये चांसेस कम होते हैं कि एक पार्टनर अगर किसी भी रीजन से छोड़ गया या एक्सपायर हो गया, कोई भी रीजन हुआ, तो जो पूरी की पूरी पार्टनरशिप हम होती है वो डिसॉल्व हो जाती है, यानी कि उसको डिसकंटिन्यू हमें करना पड़ेगा। ठीक है, तो कंटिन्यूटी फैक्टर इसमें कम होता है लाइक एज सोल प्रोप्राइटरशिप। नेक्स्ट इज योर मेंबर्स। अब इसमें मेंबर्स कितने होंगे, मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 100। देखिए जो पहले आपका एक्ट आया था 1932 में, उस टाइम हम 2 मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 50 लेके चल रहे थे, बट अब उसमें कुछ अमेंडमेंट्स हुए, कुछ चेंजेस आए, तो अब हम उसमें 2 to 100 लेके चल रहे हैं। मिनिमम 2 पार्टनर्स होने चाहिए और मैक्सिमम 100। ऐसा नहीं है कि हम 1000 सीन की क्वांटिटी में ले सकते हैं कि हाँ इतने पार्टनर मिलके वर्क करें, नहीं, उसकी कुछ रूल्स हैं, यानी कि मिनिमम 2 बंदे होंगे, मैक्सिमम 100 पार्टनर्स मिलके किसी भी पार्टनरशिप फर्म की शुरुआत कर सकते हैं। नेक्स्ट इज योर म्यूचुअल एजेंसी, दैट मीन्स एजेंट फॉर ऑल। इसका मतलब क्या है कि देखिए मान लीजिए 4 बंदे हैं मिलके काम कर रहे हैं, कोई पार्टनरशिप फर्म है, उनमें से हमें कोई भी लीगल पेपर साइन करने हैं, कुछ भी हमें वर्क है, तो ऐसा नहीं है कि चारों के चारों बंदे जाएंगे साइन करने के लिए। 4 में से कोई भी एक पर्सन अगर जाता है तो वो उन सबके बिहाफ पर साइन करता है, जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं उसको फुलफिल करते हैं। कुछ भी ऐसा काम है जिसमें चारों की सहमति की जरूरत है, तो एक बंदा जाके दैट मीन्स वो रिप्रेजेंट कर रहा है चारों को, एक पार्टनर, तो वो आपका लीगल होगा। उसी को हम म्यूचुअल एजेंसी या फिर एजेंट फॉर ऑल भी कहते हैं कि वो बंदा सबको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो एज अ एजेंट वर्क कर रहा है कि वो सबके लिए काम कर रहा है। उस बंदे ने जिस पर्टिकुलर चीज पे साइन कर दिया दैट मीन्स कि वो सबकी तरफ से हुआ है, ऐसा नहीं कि उसका अकेले का ही फैक्टर है उसमें, वो अकेला रिस्पॉन्सिबल होगा, नहीं। उस बंदे ने अगर किया है कहीं पे साइन दैट मीन्स कि वो चारों जो पार्टनर हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। ओके, सो ये थे आपके पार्टनरशिप के मेन फीचर्स। अब हम इसकी मेरिट्स के बारे में बात करते हैं, पार्टनरशिप फर्म की मेरिट्स क्या हो सकती हैं। तो देखिए फर्स्ट इज योर ईज ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर। इसकी फॉर्मेशन भी आसान है और इसको बंद करना भी आसान। इसमें कोई बहुत लंबे चौड़े रूल्स नहीं है लाइक अ कंपनी की हमको बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज फुलफिल करनी पड़ रही हैं, बहुत सारे पेपर्स, बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशन वर्क हमें करना पड़ रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ थोड़ी बहुत चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। सबसे मिनिमम अगर हम बात करें ईज ऑफ फॉर्मेशन है तो वो आपका सोल प्रोप्राइटरशिप। उसके बाद जो ईजिएस्ट फॉर्म है वो है आपकी पार्टनरशिप, जिसमें ज़्यादा कुछ रूल्स नहीं है। ओके, नेक्स्ट इज योर बैलेंस्ड डिसीजन मेकिंग। अब देखिए डिसीजन मेकिंग इसमें बैलेंस होती है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे अकेला बंदा नहीं है जो डिसीजन ले रहा है, यहाँ पे काफी सारे लोग हैं जो मिलके किसी पर्टिकुलर चीज के ऊपर डिसीजन ले रहे हैं। लाइक मैंने आपको पहले बताया कि क्रिएटिविटी ज्यादा होगी, हम ज्यादा अच्छे आइडियाज डेवलप कर सकेंगे, क्योंकि एक बंदा हर फील्ड में एक्सपर्ट नहीं हो सकता। 4 बंदे हैं, चारों में से सब में अलग अलग क्वालिटीज होंगी, यानी कि हमारे पास 4 ऐसे फील्ड हो गए जिसमें हम परफेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि भी हम 4 लोग मिलकर काम करें। हो सकता है कि कोई टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट हो, कोई लीगल वर्क में एक्सपर्ट हो, तो हर बंदा अलग अलग अगर फील्ड में एक्सपर्ट है तो वो मिलके जब एक हो जाते हैं तो ऑब्वियसली बात है कि हमारी जो डिसीजन मेकिंग स्किल है वो और अच्छे से ग्रो कर सकती है। नेक्स्ट इज योर मोर फंड्स। अब देखिए ऑब्वियसली बात है कि एक बंदा अकेला अगर काम कर रहा है तो उसके पास इतने फंड हो ही नहीं सकते जितने 4 लोगों के पास हो सकते हैं। थोड़े से एक ने लगाए, ए ने लगाए, थोड़े से बी ने लगाए, सी ने लगाए, डी ने लगाए, चारों को मिला के एक फंड बना, उसको हमने फर्म में लगा दिया। यानी कि जो फंड एक अकेला बंदा लगाता अब एक की जगह 4 लोग मिलकर लगा रहे हैं। पार्टनर कितने भी हो सकते हैं, 4, 5, 6, 7, 10, कितने भी, सब लोग मिलके थोड़ा थोड़ा फंड या जितना भी उनकी कैपेसिटी है उस हिसाब से फंड लगा रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि हमें सोल प्रोप्राइटरशिप के मुकाबले हमारे पास ज्यादा फंड्स होंगे। नेक्स्ट इज योर शेयरिंग ऑफ रिस्क। अगर हम प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं तो रिस्क भी हम शेयर करेंगे। हमें 1000 रुपीज का रिस्क लॉस हुआ तो उसको पूरे पूरे 1000 रुपीज हमने सहन नहीं करने, हमने वो लॉस बेयर नहीं करना। लाइक सोल प्रोप्राइटरशिप में तो हम ये कर रहे थे जितना भी लॉस हुआ सारा हमारा, जितना प्रॉफिट हुआ सारा हमारा। बट अभी हम यहाँ क्या कर रहे हैं, जितना प्रॉफिट हुआ वो भी हमने डिवाइड किया, तो जितना लॉस होगा वो भी हम डिवाइड करेंगे। नेक्स्ट इज योर सीक्रेसी। अब देखिए सीक्रेसी फैक्टर के अंदर क्या आता है आपका, जैसे कंपनीज है ना, कंपनीज को अपनी बैलेंस शीट, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट सब कुछ पब्लिकली
पब्लिक को दिखानी होती है कि हमने इतना प्रॉफिट अर्न किया, इतना हमें लॉस हुआ, ये हमारी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ये हमने गेन किया, ये लॉस हुआ, ये हमारा P&L अकाउंट, ये P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ईच एंड एवरीथिंग दे हैव टू शो। उनको वो दिखानी होती है सारी चीज़ें। लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप और आपके पार्टनरशिप फर्म में ऐसे कोई रूल्स नहीं है कि आपको अपनी कंपनी की, अपनी फर्म की सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पब्लिक को शो करनी है। ऐसा कुछ नहीं है। दैट मीन्स कि आप अपनी कंपनी, अपनी फर्म से रिलेटेड सीक्रेसी को बनाए रख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको सब कुछ दिखाना है। जितना आपका मन है आप दिखाइए, जो आप दिखाना चाहते हैं वो दिखाइए, बट ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको सब कुछ डिस्क्लोज करना है पब्लिक को। तो सीक्रेसी फैक्टर अवेलेबल है आपका पार्टनरशिप एंड सोल प्रोप्राइटरशिप। अब है इसकी डीमेरिट्स। तो देखिए डीमेरिट्स क्या क्या है। फर्स्ट इज योर अनलिमिटेड लायबिलिटी। लायबिलिटी अनलिमिटेड है हमारी, इसके फीचर्स भी हैं। फीचर्स में भी हमने पढ़ा था कि लायबिलिटी हमारी अनलिमिटेड है, और ये इसकी डीमेरिट्स भी हैं, क्योंकि जब हमारी लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाती है तो अगर हमें लॉस होता है तो हमें एनी हाउ कैसे भी करके उसको पे करना ही होता है, चाहे वो हम अपनी फर्म की एसेट्स को बेच के करें या फिर अपनी पर्सनल एसेट्स को बेच कर करें। ठीक है। नेक्स्ट आपका पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स। यस, कॉन्फ्लिक्ट्स यानी कि झगड़े। अगर 2 या 4 बंदे मिलके कहीं पे भी किसी भी काम को करेंगे तो जरूरी नहीं है कि उनके डिसीजंस, उनके एक ही टॉपिक के ऊपर सभी आपके पार्टनर्स हैं वो सहमत हो, ये जरूरी नहीं है। सारे पार्टनर्स एक चीज पे एग्री नहीं है, कोई किसी चीज को बोल रहा है, कोई किसी चीज को बोल रहा है, तो कॉन्फ्लिक्ट्स के चांसेस ज्यादा होते हैं। इंस्टेड ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप में ऐसा कोई है ही नहीं बंदा झगड़ने वाला। डिसीजंस भी हमारे, इम्प्लीमेंट भी हमने करना है, प्रॉफिट भी हमारा, लॉस भी हमारा, ईच एंड एवरीथिंग इज हमें खुद ने देखनी। बट जहाँ पे 2 या 2 से ज्यादा बंदे होंगे, सबका दिमाग अलग तरीके से चलेगा चीजों को लेके, तो कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं। नेक्स्ट आपका लैक ऑफ कंटिन्यूटी। ये भी हमने फीचर्स में पढ़ा था कि यस, कंटिन्यूटी की लैकिंग होती है कि एक भी पार्टनर किसी भी रीजन से उसने छोड़ा या कुछ भी हुआ तो हमें पार्टनरशिप फर्म को डिसकंटिन्यू करना पड़ेगा। बट स्टिल अगर हमें कंटिन्यू करनी है तो हमें सारे एग्रीमेंट्स, जो भी चीजें हैं वो फिर से बनानी पड़ेंगी। ठीक है। मान लीजिए 4 पार्टनर हैं, 4 में से एक बंदा एक्सपायर हो गया तो पार्टनरशिप फर्म पहले डिसकंटिन्यू होगी, देन उसके बाद जो रिमेनिंग 3 पार्टनर्स है उनको स्टिल अपनी फर्म को कंटिन्यू रखना है, तो वो फिर से सारे चेंजेस करेंगे। पहले वो 4 बंदों में डिवाइड कर रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस, अब वो 3 बंदों में डिवाइड करेंगे, उस हिसाब से रेशियो सेट करेंगे, उस हिसाब से इन्वेस्ट करेंगे। दैट मीन्स कि पूरी ये पूरी जो हमारा प्री डिसाइडेड जो था रूल्स, वो सारे के सारे हमको चेंज करने पड़ेंगे। ठीक है। तो कंटिन्यूटी हम उसको कंटिन्यू नहीं रख सकते फॉर लॉन्ग टर्म। नेक्स्ट आपका लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस। अब देखिए पब्लिक का कॉन्फिडेंस कैसे गेन किया जाता है। कोई भी कंपनी पब्लिक का कॉन्फिडेंस कैसे गेन करती है, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को दिखा के कि देखिए हम इतना प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, हम इतना पब्लिक को हम इतने बेनिफिट्स दे रहे हैं, सारी की सारी डिटेल जब हमें पता होती है। हम कोई ऑनलाइन शॉपिंग भी करना चाहते हैं तो पहले हम उसके रिव्यूज चेक करते हैं कि क्या है, इसकी अच्छा भी है या नहीं। यानी कि हमें, हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन होगी तभी हम उसको फर्दर कंटिन्यू करते हैं। सेम थिंग, अगर हमें किसी फर्म के बारे में पता ही नहीं होगा, पब्लिक को पता ही नहीं होगा कि वो प्रॉफिट में है या लॉस में है या किस तरीके का काम करे, उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, तो जो पब्लिक का ट्रस्ट है वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल कम होगा कि हाँ हमें इस पर्टिकुलर फर्म से जुड़ना भी चाहिए या नहीं, उसके प्रोडक्ट्स हमें परचेज करने भी चाहिए नहीं, क्योंकि हमारे पास कुछ नहीं है, फर्म ने हमें कुछ भी डिस्क्लोज नहीं किया। तो जो कंपनीज होती हैं उसमें पब्लिक का कॉन्फिडेंस ज़्यादा रहता है, क्योंकि कंपनी अपने पूरे स्टेटमेंट्स, ईयरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो भी होते हैं वो पब्लिक को डिस्क्लोज करती है। तो ये थी हमारी पार्टनरशिप फर्म, इसके फीचर्स, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, इनके बारे में हमने आज पढ़ा। तो आई होप आपको सभी पॉइंट्स क्लियर होंगे, बट स्टिल अगर आपको कहीं कोई भी कंफ्यूजन है तो प्लीज़ डू कमेंट्स, एंड आगे हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे अपने फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। So thank you for watching.